शहर की जानब बढ़ गया। अब चनारे बेगम की मोहब्बत में धड़कते दिल में किसी और का नाम भी शामिल हो गया था। मैंने लिजोना और मॉन्यनली से मुसाफा किया और सरदार के पीछे चल पड़ा। कार में बैठकर इसने सीट साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी। मैं इसकी कैफियत समझ सकता था। मौत से नज़रें मिलाने वाला सच्चा और खरा पिठान इस वक्त लिजोना को देखने का हौसला अपने अंदर मफकूद पाता था। कार चल पड़ी। लिजोना अपने हाथ लहराती रही। मैंने भी हाथ कार से बाहर निकाल कर इन्हें खुदा हाफिज़ कहा, मगर सरदार आंखें बंद किए बैठा रहा। हम पाकिस्तान में जहाँ पर ढले उतरे थे, अब क्या करें? सरदार ने पूछा। यूनिट रिपोर्ट करें या घर का चक्कर लगा लें? मैंने जवाबन कहा, मेरा तो ख्याल है हमारे घर इतने दूर तो नहीं है। तुमने मर्दान जाना है और मैंने तिलागंग, तो क्यों ना आज की रात घर गुजार लें। सुबह 11-12 बजे तक रावलपिंडी पहुंच जाना। यूनिट चले जाएंगे और यूं भी हमारे अगले दिन इंटरव्यू वगैरह ही गुजरेंगे। शायद हफ्ता एक मज़ीद छुट्टी मिलने में भी लग जाए। ठीक है। सरदार बखुशी तैयार हो गया। हमने अगले दिन 12 बजे पीर बदाई बस अड्डे में मिलने का प्रोग्राम तय करके अपनी अपनी राह चल पड़े। मेरे पास काफ़ी बड़ी रकम मौजूद थी। मैं एयरपोर्ट से टैक्सी करा कर सदर बाज़ार पहुंचा और माहीन और अबू जान के लिए तोहफे तोहफ़ खरीदने लगा। शाम की अजान मुझे वहीं हो गई थी। दोबारा टैक्सी करा कर मैं पीर बदाई मोड़ पहुंचा और तिलागंग जाने वाली वैगन में बैठ गया। रात के 9 बज रहे थे जब मैं तिलागंग अड्डे पर उतरा। सर्दियों का मौसम था, इसलिए बैरानी का आलम नज़र आया। वहाँ से मेरे गांव का फासला 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं था। मैं अमूमन पैदल ही घर चला जाया करता था। इस दिन मैंने एक टैक्सी वाले से बात की। किराए से 5-6 गुना इजाफी किराया देकर वो मेरे साथ जाने के लिए आमादा हो गया। मुझे घर के सामने उतार कर इसने किराया वसूल किया और वापस मुड़ गया। इसके जाते ही मैंने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर फिर अबूजान को बेआराम करना मुझे मुनासिब न लगा कि दरवाज़ा खोलने के लिए इन्हीं को आना पड़ना था। बैग कंधे से उतार कर मैंने ज़मीन पर नीचे रख दिया और उछल कर दीवार पर चढ़ गया। दूसरी जानब आस्तेगी से उतरकर मैंने दरवाज़ा खोलकर अपने दोनों बैग उठाए और दरवाज़ा कुंडी करके अपने कमरे की जानब बढ़ गया। सहन में अंधेरा था, अलबत्ता बरामदे के अंदर जलने वाले एनर्जी सेवर की रोशनी मैंने सहन में भी अच्छा खासा उजाला कर रखा था। अपने कमरे सामने पहुंचकर मैं रुका। दरवाजे के दर्द से झलकने वाली रोशनी ने मुझे हैरान कर दिया था। क्योंकि माहीन लाइट बुझाकर सोने की आदी थी, मैं दरवाजे पर दस्तक देने ही लगा था कि अचानक मेरे कानों में माहीन की हंसी गूंजी और फिर जवाबन एक मर्दाना आवाज़ ने मेरे कानों में जहर उंडेला। मैं बिल्कुल सुन हो गया था। इस वक्त माहीन के कमरे में किसी गैर मर्द की मौजूदगी मेरा दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। करीब होकर मैंने दरवाजे से कान लगाए। मर्द कह रहा था, इतनी जल्दी तो मैं नहीं जाने वाला। जानू, तुम तो सैर ही नहीं होते। माहीन के जज्बात में डूबी आवाज़ सुनकर तो मुझे अपनी टांगों पर खड़ा रहना दुश्वार हो गया था। मेरी प्यारी माहीन की सूरत ही ऐसी है कि सारी ज़िंदगी देखने से मेरा दिल ना भरे। तो फिर कोई काम धंधा करो ना, ताकि मैं इस मुसीबत से तलाक लेकर हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊं। काम धंधा भी कर लूँगा, थोड़ा सब्र तो करो। इसने बात ख़त्म करते हुए जाने की क्या हरकत की थी कि माहीन की तेज़ सिसकी उभरी और फिर किसी को थप्पड़ मारने की जैसी आवाज़ उभरी। इसके साथ अब माहीन की आवाज़ आई, कितनी बार मना किया है कि शरारत ना किया करो। वो कमीनगी से हंसा, तुम भी मुझे काम धंधा करने का ना कहा करो। इसकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी। तो क्या मुझे पाने के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? माहीन ने नाराज़गी भरी आवाज़ में पूछा। वाह जी वाह, तुम्हें पाने के लिए अब मजदूरी शुरू कर दूँ क्या? इसने कहका लगाया और मैंने पहचान लिया, वो इसका चचाजाद भाई ताहिर था। जाने कितने अरसे से ये खेल खेल रहा था और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था वो अबू जान को नींद की गोलियां खिला देते थे। तो कोई नौकरी शुरू कर दो, माहीन ने मशवरा दिया। नौकरी वगैरह तो मुझे नहीं मिलने वाली, अलबत्ता कोई कारोबार शुरू करने का इरादा है। तो कुछ रकम का बंदोबस्त करो ना। मैं कहाँ से रकम का बंदोबस्त करूँ? मुझे ज़ीशान इतने पैसे थोड़ी देता है कि इससे कोई कारोबार हो सके। इतने जेवरात जो पड़े हैं तुम्हारे पास, इनका क्या करोगी? ज़ीशान पूछेगा ना कि जेवरात कहाँ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी? कर लेना कोई बहाना, ताहिर ने कहा और इसके साथ मोहब्बत के इजहार की हैवानी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी। अच्छा अब जाओ ना, मैं इस बार कुछ सोचती हूँ, वो नीम रजामंदी से बोली। बस थोड़ी देर और। ताहिर की जज्बात से बोझल आवाज़ कोई और तकाजा कर रही थी। जानू, तुम भी ना। माहीन की आवाज़ में भी सुपुर्दगी का इंदिया था। इससे ज़्यादा बकवास सुनने की मुझ में ताब नहीं थी। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और
यूं भी इन्हें किसी का डर खौफ तो नहीं था कि वो दरवाज़ा कुंडी करते। घर में मौजूद अकेला बूढ़ा किसी नामालूम नशे के ज़ेर असर था। मैं दनदनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर दोनों का रंग फक हो गया था। महीन तो गोया काटू तो बदन में लहू नहीं की जिंदा मिसाल लग रही थी। ताहिर एक झटके से उठा और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा। इसे देखकर महीन को भी अपने बेलबासी का ख्याल आ गया। वो भी उठकर कपड़े डालने लगी। मैं तंजिया लहजे में बोला, तुम्हें क्या ज़रूरत है कपड़े डालने की? एक तुम्हारा शौहर है और दूसरा, इससे वैसे कुछ छुपा नहीं है। हम बातचीत से ये मसला हल कर सकते हैं। कपड़े पहनते ही ताहिर ने गुफ्तगू की इब्तिदा की। कौन सा मसला? मैंने हैरानी जाहिर की। यही मसला, आप बस दरगुजर करें। मैंने इन दोनों को मुखातब करके पूछा, वैसे इस हालत में अगर कोई एक शौहर अपनी बीवी को पकड़ ले तो क्या वो बीवी और इसके आशना को कत्ल करने का हक नहीं रखता? खुदा के लिए रहम करो, हमें माफ़ कर दो। महीन थर थर कांपने लगी थी। हम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ताहिर की टांगें भी लर्जने लगी थी। तुम्हें मारकर हाथ ही गंदे करने होंगे, मैंने मुंह बनाकर कहा। और मारूं भी किसके लिए, जब मेरी इज्जत ही को अपनी इज्जत का पास रखना नहीं आया। महीन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। वैसे तुम्हें किस चीज़ की कमी दी थी मैंने? और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो मुझे बता देती, ज़बरदस्ती थोड़ी ना करनी थी मैंने। मैं बहक गई थी। इसने सिसकी भर कर कहा, मैं भी, ये भी खूब कहा। मैं अमेरिका में खुद को तुम्हारी अमानत समझकर गैर औरतों से दूर रखता रहा और तुम यहाँ बहक गई। खैर, अपने अपने ज़रफ़ की बात होती है। प्लीज़ ज़ीशान, मुझे एक मौका तो दो। इसने भागकर मेरे कदमों से लिपटने की कोशिश की थी। मैंने धक्का देकर इसे पीछे गिराते हुए कहा, मेरा औरत ज़ात से एतमाद उठ गया है और पागल तुम अपना रोना रो रही हो। बहरहाल जाओ, तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। और अगले 5 मिनट में तुम दोनों यहाँ से गायब ना हुए तो शायद तुम्हें कत्ल ना करने के फ़ैसले में मुझे तरमीम करना पड़े। चलो महीन, ताहिर ने घबराते हुए कहा। वो लरजती कांपती खड़ी हो गई। ताहिर ने बिस्तर से इसकी गर्म चादर उठाकर इसे पकड़ाई और वो दोनों घर से बाहर निकल गए। गली का दरवाज़ा बंद करके मैं अपने कमरे में आया। महीन की चारपाई से मुझे घिन आ रही थी। बड़ी जिस्ती पेटी से मैंने अपना कंबल निकाला और बिस्तर पर लेट गया। आन की आन में मेरी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई थी। मैं जेनिफर की चालबाजियों और मकारियों पर शाकी आ रहा था। महीन तो इससे भी 100 कदम आगे निकली थी। आज तक वो मुझसे झूठी मोहब्बत जताती रही थी। इसके गुज़िश्ता रवैये को याद करके मेरी आंखें नम होने लगीं। इसके नाज नखरे, इसकी अदाएँ, इसका लाड भरा अंदाज़, मेरी आमद पर इसकी आंखों में झिलमिलाते कोसों क़ज़ा के रंग, वो रूठना, वो मनाना, क्या वो सब झूठ था? सब धोखा फ़रेब था। मेरे दिल में औरत ज़ात की नफ़रत भरने लगी। मुझे अपना स्कूल का उस्ताद हमीदुल्लाह याद आ गया। वो हमेशा औरत ज़ात की बुराइयों पर माइल रहता था। ये मक्कार, चालबाज और फ़रेबी होती हैं। ख़बरदार, कभी औरत पर एतबार करने की कोशिश ना करना। औरत के बारे बातचीत करते हुए इसकी गुफ्तगू का इख्तितामी फ़िक्रा यही हुआ करता था। हालांकि इस वक्त हम में इतनी समझ नहीं हुआ करती थी कि उस्ताद की बातों को परख सकते, और फिर स्कूल के बाद कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। महीन से शादी के बाद तो उस्ताद हमीदुल्लाह की बातें यूं भी भूल गई थी। आज बहुत अरसे के बाद जब ठोकर लगी तो उस्ताद साहब की बातें याद आ गईं। वो चंद साल पहले फ़ौत हो गया था, वरना मैं अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाकर इसके तजर्बात को ज़रूर खराज तहसीन पेश करता। अचानक मुझे लगा कि मैंने इन दोनों को ज़िंदा छोड़कर बेगैरती का सबूत दिया था, मगर फिर मैं ख़ुद को समझाने लगा कि इन्हें कत्ल करके भी मुझे क्या हासिल हो जाता, और देखा जाता तो वो एक दूसरे से मेरे लिए कत्ल ही हो चुके थे। सुबह की अजान तक मैं यूं ही अज़ियतनाक सोचों में घिरा रहा, और फिर सुबह की अजान की आवाज़ सुनते ही मैं गुसल खाने में घुस गया। वज़ू करके मैं अबू जान के कमरे की तरफ बढ़ा। लाइट जलाने पर वो मुझे बेसुध लेटे नज़र आए। हालांकि वो हल्की सी आवाज़ सुनकर जाग जाया करते थे। मैंने इनके पाँव को हाथ लगाया और फिर इनकी टांगों को दबाने लगा। थोड़ी देर के बाद इनकी आंखों में जुम्बश हुई और इन्होंने आंखें खोल दी। अरे ज़ीशान बेटा, वो सर झटक कर गुनूदगी भगाते हुए उठ बैठे। तुम कब पहुँचे? बस थोड़ी देर ही हुई है अबू जान। आप उठें, जमात निकल जाएगी। हाँ बस अब तो उठ गया। आज कमबख्त नींद ने कुछ ज़्यादा ही असर दिखाया है। इन्हें जगाकर मैं मस्जिद की तरफ बढ़ गया। वापसी पर हम इकट्ठे ही आए। घर में दाखिल होते ही इन्होंने माहीन को आवाज़ दी, माहीन बेटा चाय तो ले आओ। आज आप बैठें अबू जान, मैं बना लाता हूँ। माहीन बेटी को बनाने दो यार, तुम ज़रा अमेरिका का हवाल सुनाओ। वो चली गई है अबू जान, मैं आहिस्ता से बोला। चली गई है? अबू जान शिशदर रह गए थे, मगर कहाँ, क्यों? मैं चाय बनाकर लाता हूँ, फिर बात करते हैं। छोड़ो चाय को, अबू जान परेशानी से बोले। माहीन क्यों चली गई है? वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी अबू जान। वो ये भला क्या बात?
मेरी महमल बात भला कब इन्हें मुतमईन कर सकती थी। अबूजान, आप इतनी गहरी नींद सोने के आदी तो नहीं थे, फिर आज आपको क्या हुआ था? इसमें मेरी नींद कहाँ से अबूजान ने फ़िक्र मुकम्मल करने के बजाय मेरी तरफ देखा और फिर सोचते हुए बोले, ऐसा हफ्ते में एक आध बार हो जाता है, मगर वो ऐसी तो नहीं थी। अबूजान बगैर मेरे बताए बात की तह तक पहुंच गए थे। मैं भी किसी के कहने पर इन्हें ऐसा ना समझता, मगर आंखों देखा झुटलाना मुमकिन नहीं। ये कहकर मैं बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। जब चाय बनाकर लौटा तो अबूजान किसी गहरी सोच में थे। शायद इन्हें यकीन करने में दुश्वारी हो रही थी। चाय लें अबूजान। मैंने प्याली इनकी जानिब बढ़ाई, जो इन्होंने खामोशी से थाम ली। मैंने खामोशी से चाय पी, गोया हमारे पास कहने को कुछ भी बाकी नहीं बचा था। इस वक्त मैं बर्तन बावर्ची खाने में रखने जा रहा था जब दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। चचा हशमत अली अपने दोनों बेटों असगर और अशगर के हमरा दरवाजे पर खड़ा कीनातोज़ नज़रों से मुझे घूर रहा था। वो अबूजान के मामू का साला था, मेरा साबिका ससुर और माहीन का बाप। मैं इसे हमेशा चचा जान कहकर बुलाया करता था। आए चचा जान। मैं दरवाजे से एक तरफ हुआ। तुमने अच्छा नहीं किया ज़ीशान, वो अंदर दाखिल होता हुआ गुस्सैले लहजे में बोला। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि तुमने आधी रात को मेरी बेटी को तलाक देकर घर से बाहर किया। इसकी बुलंद आवाज़ सुनकर अबूजान भी कमरे से बाहर निकल आए थे। इन्हें देखकर हशमत इनकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला, और भाई हैदर अली, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जवाबन अबूजान खामोश रहे थे। अब भला ये क्या बात हुई कि बीवी तबीयत ख़राब होने की वजह से शोहर को खाना गर्म करके ना दे और शोहर आधी रात को इसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दे। गुस्सा इंसान से बहुत कुछ करा देता है भाई साहब। बहरहाल कमान से निकला हुआ तीर और बीवी को दिए हुए तलाक के 3 लफ्ज़ वापस नहीं आ सकते। मुझे कुछ न कहता देखकर अबूजान ने भी असल बात से पर्दा उठाना मुनासिब नहीं समझा था। वैसे शर्म हया और गैरत भी कोई चीज़ होती है ज़ीशान मियाँ। चचा हशमत अली का गुस्सा आसमान को छू रहा था। मेरा दिल तो कर रहा था कि तुम्हें तुम्हारी मर्दानगी का मज़ा चखाऊं, मगर बेगैरत आदमी की पिटाई से भी कुछ हासिल होने की तवक्को नहीं है। मैं खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा। मैं चाहता तो असल बात बताकर इसे शर्मिंदा कर सकता था, मगर एक बाप के लिए बेटी की तलाक का सदमा ही काफ़ी होता है। अगर वो इसकी बेराह रवी का सुनता तो शायद किसी से नज़रें मिलाने के काबिल ही ना रहता। हशमत भाई गुस्सा थूकें और आए बैठें। अबूजान नरम तबीयत के मालिक थे। झगड़े फसाद से तो इनकी जान ही जाती थी। बैठना और इस घर में। हशमत अली तंजिया लहजे में बोला, मैं यहाँ थूकना भी गवारा नहीं करूँगा, और इस वक्त मैं तुम लोगों से बातचीत करने नहीं आया, अपनी बेटी का सामान समेटने आया हूँ। ये कहकर वो खामोशी से खड़े बेटों को मुखातब हुआ। चलो भाई सामान समेटो बहन का। वो दोनों नथने फुलाए मेरे कमरे की तरफ बढ़ गए। खुद हशमत चचा भी इनके पीछे चल पड़ा। इन्होंने हमसे पूछने की जहमत ही गवारा नहीं की थी कि आया कोई हमारा सामान भी कमरे में मौजूद है या नहीं। असगर और अशगर सामान कमरे से बाहर निकाल कर सेहन में रखने लगे। अचानक हशमत अली कमरे से बाहर निकला। इसने हाथ में वो बटुआ पकड़ा हुआ था। मैंने इसके चेहरे की तरफ निगाह दौड़ाई। वहाँ गुस्से और गज़बनाकी की जगह निदामत और शर्मिंदगी भरे असरात थे। करीब आकर इसने मेरे कंधों पर हाथ रखे और फिर सिसकियाँ भरते हुए मुझसे लिपट गया। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं गलती पर था। मैं इसकी बात सुनकर शिशदर रह गया था। जाने इसके हाथ क्या लगा था कि एकदम इसकी हालत तब्दील हो गई थी। चचा जान खैर तो है? मैंने आहिस्ता से पूछा। क्या हुआ? तुम्हें दोनों को मार देना चाहिए था बेटा। थोड़ी देर पहले वाला हशमत कहीं गायब हो गया था तो क्या होता चचा? अब भी वो मेरे लिए तो मर गई है ना। इस ताहिर की गर्दन तो मैं उतारूंगा। चचा ने बटुआ खोलकर मेरे सामने रख दिया। वो ताहिर का बटुआ था जो वो गलती से माहीन के बिस्तर पर छोड़ गया था। इसमें इसने माहीन की तस्वीर भी रखी हुई थी। इसके अलावा इसकी अपनी तस्वीर और शनाख्ती कार्ड वगैरह भी मौजूद था। कोई ज़रूरत नहीं चचा, 2 बोल पढ़वा कर इसके साथ रुखसत कर दो। अगर वो एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं तो इन्हें इकट्ठे ज़िंदगी गुजारने का भी हक़ है। गो इनका तरीका गलत था, मगर मुतालबा तो गलत नहीं है ना। अगर मुझे इस बेगैरत का बटुआ ना मिलता तो क्या तुम यूं ही हमेशा मेरे और मेरे बेटों के हाथों मतऊन होते रहते? हमने कौन सा एक घर में रहना है चचा? मैंने फीकी मुस्कुराहट से कहा। यूँ भी अगर वो अपने गुनाह पर पर्दा डालना चाहती थी तो मुझे इसकी पर्दा दरीस करने से क्या हासिल होता? मैं आपसे भी शर्मिंदा हूँ हैदर भाई। हशमत चचा अबूजान को मुखातिब हुआ। अबू ने इसे तसल्ली दी। बेटा ये सामान वापस रख दो। हशमत अपने बेटे को मुखातिब हुआ। नहीं नहीं चचा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जल्दी से कहा। और माफ़ करना, ये सामान आपका नहीं, आपकी बेटी की मलकियत है। पहले तो इसने सख्ती से इनकार कर दिया, मगर फिर अबूजान और मेरे समझाने पर वो सामान ले जाने पर राज़ी हो गए थे।
वो तो मैंने पहले ही दिन से बता दिया था कि तुम मेरा रिकॉर्ड तोड़ोगे, और वही हुआ। मैं बस 600-700 मीटर तक हदफ को निशाना बनाता रहा और तुम 1900 मीटर तक पहुंच गए। ये तो खैर आप ज़्यादती कर रहे हैं। 1900 मीटर से मैंने इस हथियार से हदफ को निशाना बनाया है जिसकी कारगर रेंज 2000 मीटर है, जबकि आपने 700 मीटर पर G3 से हदफ को निशाना बनाते थे जिसकी कारगर रेंज टेलीस्कोप साइट लगाकर भी 600 मीटर बनती है। ये भी तो देखो ना कि मेरी शोहरत पाकिस्तान तक महदूद रही और तुम जाने कितने ममालिक के स्नाइपर्स को बिछाड़ आए हो। उस्ताद उमर दराज स्नाइपिंग के फ़न की तरह बातों में भी माहिर था। मैं हंसते हुए बोला, आप किरदार की तरह गुफ्तार में भी गाजी हैं। इन्होंने शफकत से कहा, बस हर फर्माबरदार शागिर्द की तरह तुम अपने उस्ताद को हारते हुए नहीं देख सकते। शाम की अजान हो रही है, मेरा ख्याल है वज़ू मस्जिद में करना बेहतर रहेगा। मैंने इस बहस से जान छुड़ाते हुए मशवरा दिया। ये मुनासिब है। वो सर हिलाते हुए खड़े हो गए। अगला दिन हमने उस्ताद उमर दराज के घर गपशप में गुजारा। इनके चंद दोस्त भी आ गए थे। खूब महफिल जमी रही। अब इतनी पश्तो तो मुझे भी समझ आ गई थी कि इनकी बातचीत समझ लेता। अलबत्ता मैं खुद मुकम्मल तौर पर बोल नहीं पाता था। इस दिन दोपहर को मैंने उस्ताद उमर दराज से इजाज़त चाही। बेटा आते जाते रहा करो। वो मुझे गले मिलते हुए शफकत से बोले, जी सर, ये भी कोई बताने वाली बात है। मैंने इस बात में सर हिलाया। इन्होंने शरारती लहजे में कहा, और अगर शादी वगैरह का इरादा हो तो ज़रूर बताना। ऐसी दुल्हन ढूंढ कर दूंगा कि तुम्हारी सोच से भी मावरा होगी। सर, अगर हकीकत कहूँ तो मुझे औरत ज़ात से नफ़रत हो गई है। इतनी नफ़रत जिसकी बाबत आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ अमेरिका में भी एक अपनी झूठी मोहब्बत के दावे लेकर मेरे पीछे पड़ गई थी। बाद में पता चला कि इसके दावे फ़कत मुझे अमेरिका के ग़ुलाम बनाने के दर पे थे। अब तो औरत के बारे में मेरे तजर्बात और मुशाहदात का निचोड़ यही है कि जो कुछ हमारे स्कूल के उस्ताद मोहतरम मरहूम हमीदुल्लाह जान साहिब का कहा करते थे कि बेशक सांप बिच्छू पर एतबार कर लेना मगर औरत पर एतबार ना करना। इसे शिद्दत पसंदी और तशद्दुद कहते हैं बेटा। उस्ताद उमर दराज ने मुझे समझाने की कोशिश की। आप सही फरमा रहे हैं सर, मगर कभी कभी यकीन की सबसे ऊंची सीढ़ी से इतना ज़ोर का धक्का लगता है कि इंसान के सारे जज्बात नज़रियात तब्दील हो जाते हैं और वो चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम जुज़ को कुल पर मंतबक कर रहे हो। इनकी कोशिशें जारी रही। मेरा कुल तो वही थी सर। मैं उदास हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कोई तो ऐसी होगी जो तुम्हारे दिल से औरत ज़ात के बारे ये बदगुमानी दूर कर देगी। सर, अपना ख्याल रखिएगा। आपकी दुआओं की हमेशा मुझे ज़रूरत रहेगी। इनकी बात का जवाब ना देकर मैंने अपना मतमाए नज़र इन तक पहुँचा दिया था। ठीक है बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें सुखी रखे। वही ज़ात बाबरकत अपने ही तुम्हारे जहन से ये गलत सोच निकाल सकती है। अल्लाह हाफिज़ सर। मैंने अलविदाई मुसाफा करते हुए इनके दोनों हाथों को बोसा दिया और वहाँ से निकल आया। शाम की अजान हो रही थी जब मैं घर में दाखिल हुआ। वहाँ फूफो जान को देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई थी। वो बेवा थी। इनके 3 बेटे और 2 बेटियाँ थीं। तमाम शादीशुदा थे। पहले वो बारी बारी तीनों बेटों के यहाँ क़याम करती थी, मगर अब शायद अबू जान इन्हें मुस्तकिल अपने पास ले आया था। बाद में अबू जान से गुफ्तगू होने पर पता चला कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। कुलसूम बुआ मुस्तकिल ही वहाँ मुंतकिल हो गई थी। अबू जान मुझे देखकर खुश हो गए थे। फूफा ने भी मुझे गले से लगाकर प्यार किया। यकीनन इन्हें माहीन के साथ मेरी अलहदगी की खबर मिल चुकी थी, लेकिन इन्होंने इस मुतल्लक कोई सवाल करने से गुरेज किया था। छुट्टी के बकिया दिन मैंने घर में गुजारे। ज़्यादातर मैं घर ही में रहता था। बस 2-3 बार अपने दोस्त अवैस ही से मुलाकात करने गया या वो ख़ुद मुझसे घर मिलने आया करता था। माहीन के मसले पर मैंने इस पर मुझे कुरेदने की कोशिश की, मगर इसे भी मैंने असल बात की हवा नहीं लगने दी थी। अलबत्ता दबे लफ्ज़ों में इसने मुझे ये बावर ज़रूर करवा दिया था कि लोगों को असल बात का पता चल चुका था। ऐसी बात छुपाए से भी नहीं छुपती। अबू जान और फूफो ने दूसरी शादी के बारे मेरा इंदिया जानने की कोशिश की, मगर मैंने सख्ती से मना कर दिया। दुनियावी दिलचस्पियों से जी ही उचाट हो गया था। माहीन के इस तर्ज अमल के बावजूद बिस्तर पर लेटते हुए अमूमन इसकी याद दिमाग में दर आती। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मैंने इसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। कभी इसकी किसी ख्वाहिश को नज़रअंदाज नहीं होने दिया था। खुद इसके रवैये से भी मुझे कभी ये अंदाज़ा नहीं हो पाया कि वो मुझसे बेवफाई कर रही है और मेरी अमानत में ख़यानत की मर्तकब हो रही है, या इसे मैं नापसंद
सरहद पार जाकर एक और हदफ को निशाना बनाना था। इस बार मेरे साथ हवालदार नसीरुद्दीन जा रहा था। वो यूं भी मुझसे सीनियर था। मिशन की तफसीलात हमें यूनिट सेकंड इन कमांड की ज़ुबानी सुनने को मिली थी। 2IC साहब ने कॉन्फ्रेंस रूम में हमें ब्रीफिंग दी। 55 इंच की बड़ी LED पर हमें हदफ की तस्वीर, इसके इलाका और इसे कत्ल करने की तफसीलात पर रोशनी डाली गई। सरहद अबूर करने के मुकाम का भी सरसरी जिक्र इन्होंने कर दिया था। वैसे इस इलाके में सरहद पार करना अमूमी तौर पर हमारी अपनी सवाबदीद पर होता है। 2IC की ब्रीफिंग के बाद अगला पूरा हफ्ता हम हिंदी ज़ुबान के वो मशहूर अल्फाज सीखने में मसरूफ़ रहे जो उर्दू में मुस्तअमल नहीं है। यूँ भी उर्दू और हिंदी के रस्मुल ख़त मुख्तलिफ होने के बावजूद बोलने में दोनों ज़ुबानें करीबन मुमासिल होती हैं, बल्कि पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों, ड्रामों और कार्टून्स वगैरह के बढ़ते हुए रुझान ने इन खालिस हिंदी अल्फाज को भी नामानूस नहीं रहने दिया। अलबत्ता आम बोलचाल में हम वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। इसका नाम रंजीत चोपड़ा था। इसकी शख्सियत इतनी अहम नहीं थी कि इसे कत्ल करने के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के स्नाइपर्स भेजे जाते। बस अना का मसला आड़े आ गया था। वो शख्स पाकिस्तान में 2 मरतबा दहशतगर्दी की वारदात करने के बाद भी साफ बचकर निकल गया था। इसके खिलाफ सारे सबूत मिलने के बाद पड़ोसी मुल्क से इसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया, मगर ऐसी बात अगर बिनिया मान जाए तो इसे बिनिया कौन कहे। और मज़े की बात यह कि वो किसी सरकारी एजेंसी या इंडियन आर्मी का फ़र्द नहीं बल्कि किराए का टट्टू था। इंडियन हुकूमत की हटदर्मी को देखकर हाई कमान की तरफ से यही हुक्म आया था कि इस शख्स को ज़िंदा रहकर पाकिस्तान में करने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाई पर मिलने वाले इनाम से मुस्तफ़ीद नहीं होने दिया जा सकता। यूँ भी 2 मरतबा मासूम लोगों के खून से हाथ रंगने वाले, बल्कि हिंदू मुहावरे के मुताबिक मासूम लोगों के खून से होली खेलने वाले को ये दहशतगर्दी अंदरूनी खाना बहुत ज़्यादा कामयाब कर गई थी। अब तो ये वो बाकायदा सियासत में हिस्सा लेने पर तोल रहा था। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से रंजीत चोपड़ा के मुतालबे का एक नुकसान ये हुआ था कि इस शख्स की हिफाजत का खातिर ख्वाह इंतज़ाम कर दिया गया था। इंडिया में पाकिस्तानी जासूसों की मौजूदगी यकीनी होने के बावजूद ये काम इनसे नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी जासूस एक दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से अमूमी तौर पर दूर रहते हैं जिनसे सिविल आवाम या मासूम लोग मुतासिर हों। इनका गैर मुस्लिम होना इस बात को लाज़िम नहीं कहता कि इन्हें जीने का हक नहीं। इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता कि किसी भी मजहब या मसलक के बेगुनाह अफराद को कत्ल कर दिया जाए। दूसरा, वो जासूस लड़ाई भड़ाई के चक्कर में ज़रा कम ही पड़ते हैं। यूँ भी इनकी ज़्यादा तादाद अफराद की होती है, उन अफराद की होती है जो लड़ाई भड़ाई के फ़न से आशना होते हैं। इन्हीं वजूहात को देख कर ये हदफ एक स्नाइपर के हवाले कर देने का फ़ैसला किया गया और इसके लिए हम दोनों का इंतखाब हुआ था। वो यूनिट में हमारी आखिरी रात थी। सुबह सवेरे हमें कश्मीर रवाना हो कि सरहद पार करने के लिए पहाड़ी इलाका ही मुनासिब था। रात कोई 12 बजे का अमल होगा जब ड्यूटी पर मुतय्यन सिपाही ने मुझे जगाकर बताया कि कमांडिंग ऑफिसर मुझे अपने ऑफिस में याद कर रहे हैं। मैंने जल्दी से गुसल खाने में घुसकर मुंह पर चंद छींटे पानी के मारे और मुंह पर तौलिया रगड़ कर कमांडिंग ऑफिसर इरफान मलिक के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उस्ताद नसीरुद्दीन भी मुझे अपने कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया। यकीनन इसे भी तलब कर लिया गया था। मुझे देखकर वो सर हिलाते हुए मेरे साथ चल पड़ा। कमांडिंग ऑफिसर की अर्दली ने हमें देखते हुए कहा कि कमांडिंग ऑफिसर बेताबी से हमारे मुंतज़िर हैं, और हम सर हिलाते हुए दफ्तर में दाखिल हो गए। आ गए आप लोग। हम पर नज़रें पड़ते ही इसने सामने पर पड़े लैपटॉप को अपनी एक तरफ धकेलते हुए खुश दिली से कहा, बैठें। और हम दोनों ऑफिस टेबल के सामने पड़ी फोम वाली कुर्सियों पर बैठ गए। तो जाने के लिए तैयार हो? इरफान साहब ने मुस्कराकर पूछा। जी सर, हम बैक की ज़ुबान बोले थे। अच्छा, आप लोगों को इस वक्त बुलाने का मकसद ये है कि जाने की तरतीब में थोड़ी तब्दीली करना नागुज़ीर हो गई है। अब 2 की बजाय सिर्फ एक स्नाइपर ने जाना है। तो आप दोनों में से कौन ज़्यादा तैयार है जाने के लिए? कमांडिंग ऑफिसर ने इंतखाब की जिम्मेदारी हमारे सर पर फेंकी। हम दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर मैं गला खंखारते हुए दबे लफ्ज़ों में कहा, सर, उस्ताद नसीरुद्दीन गो मुझसे सीनियर हैं और हर लिहाज में बेहतर भी हैं, मगर इस मिशन पर सरहद पार जाकर हमें ड्रैगनो, स्नाइपर राइफ़ल वगैरह हम इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और इस राइफ़ल को मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ और बदकिस्मती से उस्ताद नसीरुद्दीन को इससे पहले ड्रैगनो राइफ़ल इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल सका।
यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सर, उस्ताद नसीरुद्दीन ने नबी में सर हिलाते हुए कहा। मेरी बात की तरदीद की। ज़ीशान बिलाशुबा एक अच्छा निशानेबाज है, मगर हिंदी ज़ुबान पर मुझे इससे ज़्यादा अबूर है, और इससे पहले एक मिशन पर मैं इंडियन सरहद अबूर करके करीबन 1 माह वहाँ रह भी चुका हूँ। कमांडिंग ऑफिसर मलिक इरफान के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई। आप दोनों का जज्बा काबिल तारीफ़ है, और मुझे फ़ख्र है कि मुझे आप जैसे मातहत मिले हैं कि माहिर फ़न होने के साथ जिनमें वतन की खिदमत और मोहब्बत का जज्बा भी कूट कूट कर भरा है। बहरहाल मैं जानता हूँ कि इस मिशन के लिए आप दोनों एक बेहतरीन इंतखाब हैं, फिर भी मैं ये ज़िम्मेदारी ज़ीशान के कंधों पर डालता हूँ। और हवालदार नसीरुद्दीन, आप सुबह मेजर वसीम से मिलकर नए मिशन की तफसीलात मालूम कर लें। आपके पास तैयारी के लिए फ़कत 2 दिन हैं। जी सर। हवालदार नसीरुद्दीन का चेहरा, जो कमांडिंग ऑफिसर की पहली गुफ्तगू पर बुझ-घिसा गया था, एकदम खिल उठा। फ़ी ईमानिल्लाह सर। और इरफान साहब ने खड़े होकर हम दोनों से मुआनका किया और फिर दफ्तर के दरवाजे तक हमें रुखसत करने भी आए। इनके दफ्तर से निकलकर हम दोनों उस्ताद नसीर के कमरे में आ गए। वहाँ वो मुझे इलाके के बारे कुछ ज़रूरी हिदायत देने लगे। गो इससे पहले इलाके के बारे ज़रूरी बातें हमें 2IC मेजर वसीम तफसील से बता चुके थे, लेकिन उस्ताद नसीर चूँकि वह इलाके से ज़्यादा वाक़फ़ियत रखता था, इसलिए वो अहम बातों पर दोबारा रोशनी डालने लगा। रात का बकिया हिस्सा मैंने उस्ताद नसीरुद्दीन से इस इलाके के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल करने में गुजारा। सुबह की अज़ान के साथ हमने मस्जिद में जाकर नमाज अदा की और फिर नाश्ता करके मैं जाने के लिए तैयार था। आखिरी दम तक तो उस्ताद नसीरुद्दीन की नसीहतें सुनता रहा। उस सरदार खान और मेरे मोहतरम उस्ताद राव तसव्वुर तो यूँ भी वज़ीरिस्तान जा चुके थे। बस मैं बैठकर मैंने अब्बू जान और फूफो से चंद मिनट बात की, लेकिन इन्हें असल बात नहीं बताई थी। इसके बाद उस्ताद उमर दराज से बात की। इन्हें अलबत्ता मैंने असल बात तमाम बात बता दी थी। 2-3 मुफीद मशवरों के साथ इन्होंने मुझे ढेरों दुआएं दी। राब्ता मुनक़ता करके मैं बस की सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। दोस्तों, अहबाब की सूरतें किसी फ़िल्म की तरह मेरे आंखों में घूमने लगीं। इनमें माहीन की शक्ल भी शामिल थी। जाने क्यों वो बेवफा हर वक्त बेवक़्त याद आने लगी। बहुत मुख्तसर वक़्त के लिए वो मेरी ज़िंदगी में आई थी और इससे मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी, मगर अब बल्कि वो क्या, मुझे तो औरत ज़ात ही से नफ़रत हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद अक्सर औक़ात तन्हाई में इसके साथ गुज़ारा वक़्त बेतरहा याद आने लगा। भरोसे का टूटना बाज़ औक़ात इंसान ही को तोड़ देता है। इसकी बेवफ़ाई और बदकिरदारी ने मुझे भी तोड़ दिया था। अब तो बस दिल में वतन की खिदमत के अलावा कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही थी। पहले मैं सोचा करता था कि जाने कब मेरी नौकरी की मुद्दत पूरी होगी और मैं माहीन के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारूंगा, और अब नौकरी की मियाद पूरी होने के खौफ से दिल महसूस करके रह जाता कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी का क्या मुसर्रफ होगा। हर इंसान की ज़िंदगी के साथ मुख्तलिफ़ रिश्ते जुड़े होते हैं और इनमें सबसे पायदार रिश्ता औलाद का हुआ करता है, लेकिन औलाद भी बीवी के वास्ते ही से इंसान की ज़िंदगी में शामिल होती है। गोया असल रिश्ता मियाँ बीवी का होता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी रब करीम ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया। गोया मर्द के लिए अपनी औरत और औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चारों बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। खुसूसन सैयदा फ़ातिमा पर तो वो अपनी खुसूसी शफ़क़त फरमाया करते। इसके बावजूद इस जहान फ़ानी से रुखसत होते वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक सर मोमिनों की माँ अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुक़द्दस गोद में था। बीवी का रिश्ता इतना खूबसूरत, इतना मुफीद और इतना प्यारा है कि इसके मुकाबिल कोई रिश्ता पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा इस मुक़द्दस रिश्ते पर से एतबार उठ गया था। मैं चाहकर भी औरत पर एतबार नहीं कर सकता था। आजकल तो मैं जहाँ कोई लड़की देखता मेरी आंखों में खून उतर आता। और अजीब बात यह थी कि मेरे वक्त गुजरने के साथ साथ ये नफ़रत बढ़ती ही जा रही थी। हज़ारों दलाइल और हज़ारों तावीलात के बावजूद मैं औरत की तरफ माइल नहीं हो पा रहा था। मैं ठंडे दिलो दिमाग का इंसान हूँ और अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने में भी ज़्यादातर कामयाब ही रहता हूँ। महीन को गैर मर्द की आगोश में देखकर अगर मैं इसे कत्ल भी कर देता तब भी यकीनन ये हक बजानब होता कि अमूमन इस किस्म के मामले में मर्द हज़रात यूँ ही किया करते हैं। बल्कि कुछ अयार मर्द तो अपनी बेगुनाह बीवियों से जान छुड़ाने के लिए भी इनकी झूठी बेराह रवि का ड्रामा तरतीब देकर इन्हें जान से मार देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था और अब अपने सब्र हलम पर पछता रहा था। मैं खुद को तन्हाई में कोसने लगा कि मैंने सरासर बुज़दिली और बेवकूफ़ी का सबूत दिया था। मुझे इन दोनों को इतने आराम से नहीं जाने देना चाहिए था। कम अज़ कम इन दोनों की अच्छी तरह पिटाई तो कर ही सकता था। मैं काफ़ी देर इन्हीं सोचों में सरगर्दा रहा, यहाँ तक कि बस एक तवील सा फासला तय करके बाग पहुँच गई। बाग से छतरदू का फासला 7-8 किलोमीटर था और मुझे वहीं पाक आर्मी के एक यूनिट में रात गुजारना थी।
बाग से चतुर्दू के लिए वैगनें और डॉटसन वगैरह दिन के वक्त दस्तयाब होती हैं। एक वैगन में बैठकर मैं चतुर्दू पहुंचा। वैगन से उतरते साथ मुझे रोड के किनारे से एक गेट पर पाक आर्मी का जवान ड्यूटी पर खड़ा नजर आया। इससे मतलूबा यूनिट के बारे मालूमात लेकर मैं इस सिमत को चल पड़ा। मतलूबा यूनिट के गेट पर अपना तारुफ कराने पर इसने मेरा सर्विस कार्ड देकर मेरी पहचान को यकीनी बनाया और फिर मुझे गेट पर बने इस्तकबालिया के कमरे में बिठाकर अपने सीनियर से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं रेजिमेंट पुलिस का हवलदार वहां पहुंच गया। इसे भी मैंने अपनी आमद का मकसद बताए बगैर किसी ज़िम्मेदार ऑफिसर से मिलवाने की दरख्वास्त की। वहां इनके यूनिट का रियर भी मौजूद था। बाकी की यूनिट आगे पोस्टों पर लगी थी। अलबत्ता ऑफिसर मेस में एक कैप्टन साहब भी मौजूद था जो गालिबन छुट्टी से वापस आया हुआ था। रेजिमेंट पुलिस के हवलदार नसरुल्लाह ने इंटरकॉम पर ऑफिसर से बात करके मुझे वहीं ले गया। कैप्टन काशिफ इस यूनिट का क्वार्टर मास्टर था। परतबाक अंदाज में मुसाफा करके इसने मुझे बैठने को कहा। मेरे नशिस्त संभालते ही वो हवालदार की तरफ मुतवज्जा हुआ। नसरुल्लाह, आप जाएं और चाय वगैरह का मेस वेटर को बता दो। जी सर कहकर वो नसरुल्लाह सल्यूट करता हुआ बाहर निकल गया। जी राजा ज़ीशान हैदर, बताएं क्या मसला है। इस मरतबा मैंने जेब से खुफिया चिट्ठी निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दी। चिट्ठी पढ़कर वो गहरी सोच में पड़ गया। चंद लम्हे सोचने के बाद वो मेरी जानब देखते हुए मुस्तफसिर हुआ। वैसे क्या आप सरहद पार जाने के मकसद पर रोशनी डाल सकते हैं। मेरे होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट नमदार हुई और मैंने मुंह से कुछ कहने की बजाय नफ़ी में सर हिला दिया। हूँ कहकर इसने इस बात में सर हिलाया और फ़ोन उठाकर बटालियन में रब्ता करने लगा। चंद सेकंड्स बाद वो अपने कमांडिंग ऑफिसर से महवे गुफ्तगू था। इसने मेरा नाम वगैरह ही बताया था कि इसे आगे से हिदायत मिलने लगी, लेकिन इन्हें बजरिया फ़ोन या चिट्ठी पहले से मेरी आमद के बारे में मुतला कर दिया गया था। वो खामोशी से कमांडिंग ऑफिसर की बातें सुनता रहा। दरमियान में वो जी सर और ठीक है सर कहकर तायद बड़े अंदाज में अपना सर हिलाता रहा। जो ही दूसरी जानब से बात मुकम्मल हुई, इसने रिसीवर रख दिया। इसी वक्त मेस वेटर चाय के बर्तन के लिए अंदर दाखिल हुआ। चाय पीने के दौरान ही इसने हवालदार नसरुल्लाह को बुलाकर मुझे मेहमान खाने में सुलाने का हुक्म दिया और मुझे बताया कि अब मैंने अगली सुबह इसके हमरा बटालियन हेडक्वार्टर जाना था। चाय पीकर मैं कैप्टन काशिफ से मुसाफा करके ऑफिसर मेस से निकल आया। वो रात मैंने मेहमान खाने में गुजारी। अगली सुबह मैंने कैप्टन काशिफ के साथ इनके बटालियन हेडक्वार्टर जाना था, जो वहाँ से कम 22-23 किलोमीटर आगे था। चांद की 19-20 तारीख थी। चांद निकलते ही मैं आगे जाने के लिए तैयार था। मैं 2 दिन के लिए पहले वहाँ पहुँच चुका था। बहादुर कैंप में कमांडिंग ऑफिसर से मेरी तफसीली बातचीत हो चुकी थी। एक रात बहादुर कैंप में गुजारी। अगला सारा दिन इस बटालियन का इंटेलिजेंस ऑफिसर मुझे वहाँ बॉर्डर पर तैनात अपनी और दुश्मन की पोस्टों की जगह के बारे में तफसील से बताता रहा था। नक्शे पर भी इसने मुझे बारीकी से समझा दिया था। इससे अगले दिन वो मुझे लेकर कीदा गली पहुंचा, जहां से मैंने सरहद अबूर करना थी। कीदा गली का इलाका भी इस बटालियन की हदूद में आता था। बहादुर कैंप से करीबन 6-7 किलोमीटर दूर था। रात का खाना खाकर मैंने ईशा की नमाज बाजमात अदा की और फिर सरहद पार करने के लिए ज़रूरी एक पिस्तौल लेकर जा रहा था। ग्लॉक 19 एक आला किस्म का पिस्तौल है। वज़न में हल्का, जिसामत में मुख्तसर और कारकर्दगी में बहुत उम्दा। दुनिया भर में पाए जाने वाले पिस्तौल में एक नुमाया मुकाम रखता है। ड्रैगनो राइफल मुझे वहीं से मिलना थी। इस बटालियन का इंटेलिजेंस ऑफिसर मेरे साथ बावर्दी संगीके तक चल कर आया था। इसके साथ इस यूनिट का कमांडर मेजर मुजम्मिल भी था। इस जगह से गुजरने के रास्ते की निशानदही करके इन्होंने अलविदाई मुआनका किया। ज़ीशान, अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे और खैरियत से लौटो। दुआया अंदाज में मेरा कंधा थपथपा कर इन्होंने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया और ख़ुद वहीं खड़े होकर मेरी हरकत की निगरानी करने लगे। बारूदी सुरंगी कते को अबूर करते ही मैंने पीछे देखकर हाथ लहराया। वो हैवलों की तरह दिखाई दे रहे थे। मुझ पर नज़र रखने के लिए इन्होंने अपनी आंखों से शब-ए-दीद ऐनक लगाई हुई थी। मेरे हाथ के जवाब में इन्होंने भी जवाबन हाथ लहरा दिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। फरवरी का महीना इख्तिताम पजीर होने को था, लेकिन इस इलाके में सर्दी उरूज पर थी। बर्फ़ ने सारे पहाड़ों को सफ़ेदी की चादर उड़ा दी थी। मैं मुकम्मल तैयारी के साथ आगे रवाना हुआ था, मगर मेरे पास मौजूद सामान में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं थी जो पाक आर्मी में इस्तेमाल की जाती हो। बूट, दस्ताने, जुराबें, गर्म टोपी से लेकर मेरे पहनने वाले कपड़ों तक तमाम की तमाम वो अशिया थी जो खुसूसन इस इलाके के मुकामी लोग इस्तेमाल करते थे। इंडियन करेंसी के चंद हज़ार रुपए भी मेरे पास मौजूद थे। ज़रूरत पड़ने पर मैं मज़ीद रकम वहाँ पर मौजूद एक मखसूस शख्स से ले सकता था।
करण मेहता के नाम से मेरे पास शनाख्ती कार्ड के कागजात मौजूद थे, जो कि अनबाले के एक मुजाफाती गांव का रहायशी था। पैदल चलते ही हुए सर्दी का एहसास नहीं होता, मुझे भी मुसलसल चलते हुए पसीना आ गया था। रात के वक्त उतराई का सफ़र पर मुशक्क़त तो नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है। ज़रा सी बेहतियाती से इंसान नीचे लुढ़क सकता है, और नीचे लुढ़कने का मतलब मौत ही है, क्योंकि इतनी बुलंदी से गिरकर बच जाने वाला जिन भूत तो हो सकता है, इंसान नहीं। टॉर्च जलाने का खतरा मैं मोल नहीं ले सकता था। ले दे के 20वीं के चांद की मध्यम रोशनी मेरी मुआवन और मददगार थी। मुझे इस पहाड़ से नीचे आते घंटा पौन घंटा लग गया था, क्योंकि मैं सीधी नीचे उतरने में गिरने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसके बरक्स अक्टूबर नवंबर में चूँकि बर्फ़ ज़्यादा ताज़ा पड़ी होती है, इसलिए बर्फ़ानी तोदे ज़मीन पर ज़्यादा नहीं गिरते। नाले में उतरते ही मैं ख़तरनाक इलाके में पहुंच गया था। सामने वाली पहाड़ी पर इंडिया का बटालियन हेड क्वार्टर मौजूद था, जो वो काफ़ी ऊंचाई पर था, लेकिन इसके सामने नीचे की तरफ इसकी फॉरवर्ड ऑब्जर्विंग पोस्ट भी मौजूद थी, जो नाले से करीबन 50-60 गज़ ही बुलंद थी। ऐसी पोस्टों पर ड्यूटी पर मौजूद संतरी हद से ज़्यादा चुकन्ना होते हैं। खासकर हिंदू तो इस मामले में बहुत मोहतात होते हैं। डर की वजह से पूरी रात जागकर गुजार देते हैं, और फिर शब-ए-दीद ऐनकों की मौजूदगी में भी किसी भी शख्स को देख लेना इतना मुश्किल नहीं होता। इस ज़मन में थर्मल इमेजिंग साइट बहुत कारआमद होती है, जो हरारत के उसूल पर काम करती है। ये न सिर्फ अंधेरे में देखने में मददगार साबित होती है, बल्कि दूरबीन की तरह इससे लंबे फासले तक भी देखा जा सकता है। इन सब से बढ़कर ख़तरा मुझे पोस्ट पर मौजूद कुत्तों से था। इन इलाकों में हर पोस्ट पर कुत्तों की मौजूदगी यकीनी होती है। खाल ही कोई ऐसी पोस्ट कुत्तों से तही दामन होती है, और ये कुत्ते रखवाली का बहुत उम्दा, आला, सस्ता और कारआमद ज़रिया होते हैं। सारी रात नहीं सोते, और पोस्ट की हदूद में किसी भी जंगली जानवर की आमद पर या किसी गैर मुतल्लिक आदमी की आमद पर आसमान सर पर उठा लेते हैं, और कुत्तों के भौंकने पर संतरी फिलफूर शब-ए-दीद ऐनक की मदद से इलाके का जायज़ा लेना शुरू कर देते हैं। ये कुत्ते बाज़ औक़ात काफ़ी दूर की हरकत भी देख लेते हैं, और भौंकते हुए इसी सिमत दौड़ भी पड़ते हैं। इंसान कितना ही चाको चौबंद और होशियार क्यों ना हो, मुसलसल एक ही काम करके सुस्त पड़ ही जाता है, और कुत्तों का तसलसल से भौंकना इसे होशियार करने के लिए काफ़ी होता है। इन्हीं कुत्तों के खौफ से मैं फॉरवर्ड ऑब्जर्विंग पोस्ट से मुखालिफ जानिब बिल्कुल नाले की जड़ में झाड़ियों की आड़ लेता हुआ गुजरने लगा। दिन को अपनी पोस्ट से मैं इस इलाके का अच्छी तरह जायज़ा ले चुका था। इस फॉरवर्ड पोस्ट से किलोमीटर भर आगे मुझे चंद घर भी नज़र आने लगे थे। वो सिर्फ सिविल लोग थे, और इस इलाके में ज़्यादातर मुसलमान ही आबाद थे, लेकिन इनमें जासूसों की मौजूदगी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, बल्कि कई बार पाक आर्मी मुकामी लोगों की सूरत धारे इंडियन जासूसों को गिरफ्तार भी कर चुकी थी। इनमें कुछ तो इंडियन आर्मी के तरबियत याफ्ता जासूस थे, और कुछ ऐसे भी थे जो रुपया पैसे के लालच में आकर अपने ज़मीर का सौदा कर लेते थे। इनमें जासूसों की एक किस्म वो भी है जो दोनों जानब की आर्मी से मिले होते हैं। ऐसे लोग पाक आर्मी की कार्रवाइयों और हरकत की खबरें इंडियन आर्मी तक पहुंचा देते हैं, और इंडियन आर्मी की बातें पाक आर्मी तक ले आते हैं। कुछ मुकामी और बेबस लोगों को भी इंडियन आर्मी ब्लैकमेल करके अपना जासूस बना लेती है, और ऐसा ना करने की सूरत में जान, माल और इज़्ज़त व आबरू की नुकसान की धमकी भी दी जाती है। मुख्तसरन ये कि वहाँ किसी मुकामी आदमी पर एतबार करना नहायत मुश्किल है। सरहद अबूर करने के बाद भी ये मसला यूं का त्यों ही बाकी रहता है। किसी भी शख्स पर एतबार करने के लिए ज़रूरी होता है कि इसके बारे सरहद अबूर करने वाले किसी भी जासूस और मेरी तरह किसी हदफ की तलाश में आए हुए शख्स को पहले ही से मुतला कर दिया जाए कि फ़लाँ शख्स से रब्ता करके मदद हासिल की जा सकती है, वरना इसके अलावा किसी पर भी एतबार करने की सूरत में पकड़े जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। मुझे भी चंद मखसूस नाम और इनसे मिलने के लिए शनाख्ती अल्फाज वगैरह बता दिए गए थे। जिस आदमी से मैंने ड्रैगनो राइफ़ल लेना थी वो हिंदू का नाम और शनाख्त धारे एक मुस्लिम था। इसका नाम आदित्य वर्मा था। इसने शादी भी एक हिंदू लड़की से ही की थी। नामालूम वो कब से वहाँ मौजूद था। पाकिस्तान से जाने वाले ख़ास अफराद ही को इसके बारे में बताया जाता। मेरे मकसद को मद्देनज़र रखकर मुझे भी इससे मिलने का हुक्म दिया गया था। मैं नाले में आगे बढ़ता रहा। नाले में बर्फ़ मौजूद नहीं थी, अलबत्ता दरमियान में साफ शफाफ पानी ज़रूर बह रहा था। पानी की सतह तो चंद इंच से ज़्यादा बुलंद नहीं थी, अलबत्ता चौड़ाई में नाला 7-8 गज से ज़्यादा वसी था, और इसमें बिखरे हुए पत्थरों पर पाँव फिसल रख कर बगैर जूते भिगोए नाले को अबूर करना नहायत आसान था। नाले में मौजूद घर निस्बतन बुलंद जगह पर वाक़या थे। तमाम घर नाले में कदरे दाएं जानिब वाक़या थे, जबकि इंडियन पोस्टें बाएं जानिब वाक़या थी। मैं इन घरों से 200 गज़ पहले ही वो नाला एहतियात से अबूर करने लगा, क्योंकि नाले के दाएं किनारे
किनारे हरकत करना मुमकिन नहीं रहा था। ऐसा करने की सूरत में मुझे इन घरों के दरमियान से गुजरना पड़ता और इस आबादी में कुत्तों की मौजूदगी भी यकीनी थी। एक अजनबी पर वो जिस गज़बनाक अंदाज में भौंकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए अक्ल बिना की ज़रूरत नहीं है। नाले का पानी पत्थरों से टकराने और हल्के फुल्के नशीब अफराज से गुजरते हुए धीमी धीमी सरगोशियाँ कर रहा था। ऐसी सरगोशियाँ गर्मियों के मौसम में तो बहुत भली लगती हैं, लेकिन सर्दियों में ये खूबसूरत शोर कपकपी तारी कर देता है। पत्थर पानी में मुसलसल पड़े चिकने हो गए थे। इन पर पाँव जमा कर नाला अबूर करना खासा मुश्किल हो गया था, क्योंकि फिसलने की सूरत में कपड़े गीले होने का अंदेशा था और इस इलाके में मौसम भी किसी कमीने दुश्मन से कम नहीं था। सर्दी किसी की जान लेते वक्त मजहब, इरादा और मकसद नहीं पूछा करती, बस जो इसकी लपेट में आ जाए इसका काम निपटा देती है। नाला खैरियत से पार करके मैं नाले के बाएं किनारे चलने लगा। मुझे सबसे बड़ी सहूलत वहाँ बिखरी हुई झाड़ियाँ दे रही थी। इनकी आड़ लेकर चलते हुए मैं दुश्मन की नज़रों से ओझल था। आगे बढ़कर वो नाला बाएं जानब मुड़ रहा था। इस जानब आगे बढ़ जाकर वो नाला बाएं जानब मुड़ रहा था। इस जानब 30-35 किलोमीटर के फासले पर ओड़ी शहर था। मेरी मंजिल अम्बाला का शहर था। कश्मीर की सरहद के साथ जलंधर वाक़या था और इसके बाद अम्बाला आता था। वहाँ तक मुझे अपनी कोशिश से पहुँचना था। जलंधर और अम्बाला के बारे अच्छी खासी मालूमात यूनिट के सेकंड इन कमांड और फिर उस्ताद नसीरुद्दीन की वसादत से मुझे मिल चुकी थी, लेकिन ज़बानी कलामी सुनने और अमली तौर पर वहाँ पहुँचने में बड़ा फ़र्क होता है। नाला मुड़कर 200-300 गज़ आगे बढ़कर बुलंदी पर इंडिया की एक और पोस्ट थी जो इस मोड़ की हिफाजत पर मामूर थी। मैं इस पोस्ट के नीचे से होकर गुजरा। वहाँ बनी हुई पगडंडी इस बात का मुज़र थी कि वो रास्ता मुसलसल इस्तेमाल में रहता था। ऐसे रास्ते पर चलना इस लिहाज से मुफीद रहता है कि बारूदी सुरंग वगैरह का ख़तरा नहीं होता। मैं भी इसी रास्ते पर हो लिया। वहाँ काफ़ी झाड़ियाँ फैली हुई थी। इस पोस्ट की हदूद से मैं थोड़ा ही आगे गया हूँगा कि अचानक मेरे कानों में किसी के बोलने की आवाज़ पड़ी। मैंने फ़ौरन करीबी झाड़ियों की आड़ ली और इसके साथ ही नेफे में उड़सा हुआ पिस्टल मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया था। झाड़ियों की वजह से दिखाव महदूद हो गया था। अगर मेरे कानों में बातों की आवाज़ ना पड़ती तो यकीनन मेरा इन बोलने वालों से आमना सामना हो गया होता। मिनट भर बाद ही आवाज़ वाज़ेह हो गई थी। मोहन, थोड़ा आहिस्ता चलो यार, ताकि पोस्ट तक पहुंचते हुए तुम्हारी ड्यूटी का टाइम पूरा हो जाए। 2-3 मिनट आराम कर लेते हैं। एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। सजीद को तो हर वक्त आराम की पड़ी रहती है। ये आवाज़ पहली आवाज़ से मुख्तलिफ थी। ठीक ही तो कह रहा हूँ, आहिस्ता चलने से बेहतर है चंद मिनट आराम ही कर लिया जाए। वो यकीनन सजीद था जो अपने कहे का दिफा कर रहा था। ये बात करते हुए वो मेरे सामने पहुंच गए थे। मैं इनकी तादाद गिनने लगा। वो 5 अफराद थे। पांचों ने अपने कंधों से हथियार लटकाए हुए थे। एक ने अपनी पीठ पर बड़ा वायरलेस सेट भी बांधा हुआ था। यकीनन ये इन पेट्रोलिंग पार्टी थी। ऐसे लोग पाक आर्मी की कार्रवाइयों और हरकत की खबरें इंडियन आर्मी तक पहुंचा देते हैं और इंडियन आर्मी की बातें पाक आर्मी तक ले आते हैं। कुछ मुकामी और बेबस लोगों को भी इंडियन आर्मी ब्लैकमेल करके अपना जासूस बना लेती है और ऐसा ना करने की सूरत में जान, माल और इज़्ज़त व आबरू की नुकसान की धमकी भी दी जाती है। मुख्तसरन ये कि वहाँ किसी मुकामी आदमी पर एतबार करना नहायत मुश्किल है। सरहद अबूर करने के बाद भी ये मसला जूं का तूं ही बाकी रहता है। किसी भी शख्स पर एतबार करने के लिए ज़रूरी होता है कि इसके बारे सरहद अबूर करने वाले किसी भी जासूस और मेरी तरह किसी हदफ की तलाश में आए हुए शख्स को पहले ही से मुतला कर दिया जाए कि फ़लाँ शख्स से रब्ता करके मदद हासिल की जा सकती है, वरना इसके अलावा किसी पर भी एतबार करने की सूरत में पकड़े जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। मुझे भी चंद मखसूस नाम और इनसे मिलने के लिए शनाख्ती अल्फाज बता दिए गए थे। जिस आदमी से मैंने ड्रैगन राइफ़ल लेना थी वो हिंदू का नाम और शनाख्त धारे एक मुस्लिम था। इसका नाम आदित्य वर्मा था। इसने शादी भी एक हिंदू लड़की से ही की थी। नामालूम वो कब से वहाँ मौजूद था। पाकिस्तान से जाने वाले ख़ास अफराद ही को इसके बारे में बताया जाता। मेरे मकसद को मद्देनज़र रखकर मुझे भी इससे मिलने का हुक्म दिया गया था। मैं नाले में आगे बढ़ता रहा। नाले में बर्फ़ मौजूद नहीं थी, अलबत्ता दरमियान में साफ शफाफ पानी ज़रूर बह रहा था। पानी की सतह तो चंद इंच से ज़्यादा बुलंद नहीं थी, अलबत्ता चौड़ाई में नाला 7-8 गज से ज़्यादा वसी था और इसमें बिखरे हुए पत्थरों पर पाँव फिसल रख कर बगैर जूते भिगोए नाले को अबूर करना नहायत आसान था। नाले में मौजूद घर निस्बतन बुलंद जगह पर वाक़या थे। तमाम घर नाले में कदरे दाएं जानिब वाक़या थे, जबकि इंडियन पोस्टें बाएं जानिब वाक़या थी। मैं इन घरों से 200 गज पहले ही वो नाला एहतियात से अबूर करने लगा, क्योंकि नाले के दाएं किनारे
हरकत करना मुमकिन नहीं रहा था। ऐसा करने की सूरत में मुझे इन घरों के दरमियान से गुजरना पड़ता और इस आबादी में कुत्तों की मौजूदगी भी यकीनी थी। एक अजनबी पर वो जिस गज़बनाक अंदाज में भौंकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए अकल बिना की ज़रूरत नहीं है। नाले का पानी पत्थरों से टकराने और हल्के फुल्के नशीब अफराज से गुजरते हुए धीमी धीमी सरगोशियाँ कर रहा था। ऐसी सरगोशियाँ गर्मियों के मौसम में तो बहुत भली लगती हैं, लेकिन सर्दियों में ये खूबसूरत शोर कपकपी तारी कर देता है। पत्थर पानी में मुसलसल पड़े चिकने हो गए थे। इन पर पाँव जमाकर नाला अबूर करना खासा मुश्किल हो गया था, क्योंकि फिसलने की सूरत में कपड़े गीले होने का अंदेशा था और इस इलाके में मौसम भी किसी कमीने दुश्मन से कम नहीं था। सर्दी किसी की जान लेते वक्त मजहब, इरादा और मकसद नहीं पूछा करती, बस जो इसकी लपेट में आ जाए इसका काम निपटा देती है। नाला खैरियत से पार करके मैं नाले के बाएं किनारे चलने लगा। मुझे सबसे बड़ी सहूलत वहाँ बिखरी हुई झाड़ियाँ दे रही थी। इनकी आड़ लेकर चलते हुए मैं दुश्मन की नज़रों से ओझल था। आगे बढ़ जाकर वो नाला बाएं जानब मुड़ रहा था। इस जानब 30-35 किलोमीटर के फासले पर ओड़ी शहर था। मेरी मंजिल अम्बाला का शहर था। कश्मीर की सरहद के साथ जलंधर वाक़या था और इसके बाद अम्बाला आता था। वहाँ तक मुझे अपनी कोशिश से पहुँचना था। जलंधर और अम्बाला के बारे अच्छी खासी मालूमात यूनिट के सेकंड इन कमांड और फिर उस्ताद नसीरुद्दीन की वसातत से मुझे मिल चुकी थी, लेकिन ज़बानी कलामी सुनने और अमली तौर पर वहाँ पहुँचने में बड़ा फ़र्क होता है। नाला मुड़कर 200-300 गज़ आगे बढ़कर बुलंदी पर इंडिया की एक और पोस्ट थी, जो इस मोड़ की हिफाजत पर मामूर थी। मैं इस पोस्ट के नीचे से होकर गुजरा। वहाँ बनी हुई पगडंडी इस बात का मज़र थी कि वो रास्ता मुसलसल इस्तेमाल में रहता था। ऐसे रास्ते पर चलना इस लिहाज से मुफीद रहता है कि बारूदी सुरंग वगैरह का ख़तरा नहीं होता। मैं भी इसी रास्ते पर हो लिया। वहाँ काफ़ी झाड़ियाँ फैली हुई थी। इस पोस्ट की हदूद से मैं थोड़ा ही आगे गया हूँगा कि अचानक मेरे कानों में किसी के बोलने की आवाज़ पड़ी। मैंने फ़ौरन करीबी झाड़ियों की आड़ ली और इसके साथ ही नेफे में उड़सा हुआ पिस्टल मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया था। झाड़ियों की वजह से दिखाव महदूद हो गया था। अगर मेरे कानों में बातों की आवाज़ ना पड़ती तो यकीनन मेरा इन बोलने वालों से आमना सामना हो गया होता। मिनट भर बाद ही आवाज़ वाज़ेह हो गई थी। मोहन, थोड़ा आहिस्ता चलो यार, ताकि पोस्ट तक पहुंचते हुए तुम्हारी ड्यूटी का टाइम पूरा हो जाए। 2-3 मिनट आराम कर लेते हैं। एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। सजीद को तो हर वक्त आराम की पड़ी रहती है। ये आवाज़ पहली आवाज़ से मुख्तलिफ थी। ठीक ही तो कह रहा हूँ, आहिस्ता चलने से बेहतर है चंद मिनट आराम ही कर लिया जाए। वो यकीनन सजीद था जो अपने कहे का दिफा कर रहा था। ये बात करते हुए वो मेरे सामने पहुंच गए थे। मैं इनकी तादाद गिनने लगा। वो 5 अफराद थे। पांचों ने अपने कंधों से हथियार लटकाए हुए थे। एक ने अपनी पीठ पर बड़ा वायरलेस सेट भी बांधा हुआ था। यकीनन ये इन पेट्रोलिंग पार्टी थी। कश्मीर की सरहद को दोनों ममालिक पोस्टें बनाकर महफूज नहीं रख सकते, क्योंकि बड़े बड़े नाले और पहाड़ी इलाके को ज़मीनी सरहद की तरह मोर्चे बनाकर और कांटा लगाकर अपने कब्ज़े में करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। फिर सर्दियों में तो यूं भी बर्फ़ इतनी शदीद होती है कि कई फुट तक इलाके को ढक देती है और कांटादार तार वगैरह बर्फ़ के अंदर दबकर अपनी अफादियत खो देती है। वो गपशप करते हुए मेरे सामने से गुजरते चले गए, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे कि अचानक एक झाड़ी से लोमड़ निकल कर भाग गया। झाड़ियों की हरकत देखकर एक आदमी चीखा, यहाँ कोई है, कोई जानवर होगा गणेश। किसी ने बेपरवाह अंदाज में इसे तसल्ली दी। 1 मिनट देख तो लूँ। गणेश पीछे मुड़ा। इसका रुख इस झाड़ियों की तरफ था कि जिसकी मैंने आड़ ली हुई थी। बदकिस्मती से वो बदबख्त लूमड़ भी इसी जानब को दौड़ा था। मैंने गैर महसूस अंदाज में पीछे हटना चाहा, मगर देर हो गई थी। मुझे पहले ही 2-3 झाड़ियाँ छोड़कर छुपना चाहिए था, लेकिन जल्दी में मैं जिस जगह छुपा हुआ था वहीं बैठा रह गया था। मेरे ख्याल में तो वो यूं भी आगे बढ़ रहे थे, इसलिए मज़ीद रास्ते से हटने की ज़रूरत नहीं रही थी। इसमें मेरा कसूर भी इतना ज़्यादा नहीं था कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कोई लूमड़ आखिरी वक्त पर ऐसी हरकत कर गुजरेगा। मैं अभी वहाँ से गायब होने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि एकदम गणेश झाड़ियों की ओर से नमूदार हुआ। चांद की मध्यम रोशनी से बढ़कर गणेश के हाथ में पकड़ी हुई ताकतवर टॉर्च ने मेरा भांडा फोड़ दिया था। कौन हो तुम? इसके मुंह से खौफ और गुस्से की मिलीजुली आवाज़ बरामद हुई। इसके साथ ही इसने अपने कंधे से लड़की कलाशन को उतारने की कोशिश की। इसे इस कोशिश में कामयाब होने देना अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुतरादिफ था। मैंने देर किए बगैर ट्रिगर दबा दिया।
मेरे पास साइलेंसर मौजूद था, मगर इतना वक्त नहीं था कि मैं साइलेंसर पिस्तौल की नाव पर फिट करता। माहौल धमाके की आवाज़ से गूंज उठा था। 2-3 गज के फासले से चलाई हुई गोली के खता जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गोरोशन टॉर्च की वजह से मुझे इसका चेहरा वाज़िया दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसका हैवला वाज़िया था और गोली चलाने के लिए इतना दिखाव काफ़ी होता है। सर में लगने वाली गोलियों ने इसे चीखने का मौका भी नहीं दिया था। मैंने मुसलसल 2 मरतबा ट्रिगर दबा दिया था। इसके गिरते ही मैंने कदम बढ़ाकर इसकी क्लैशन को उठा ली। इसके हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च का रुख कुदरती तौर पर इसकी तरफ हो गया था। इसने बंड्रोलियल पहना हुआ था, जिसके सामने मुझे 2 हैंड ग्रेनेड्स भी लटके हुए नजर आए। इसने बंडोरियल पहना हुआ था, जिसके सामने मुझे 2 हैंड ग्रेनेड्स लटके हुए नजर आए। मैंने लगे हाथों वो ग्रेनेड भी इसके बंडोरियल से निकाल कर अपनी जेबों में डाल लिए थे। ये कहते ही मैं झुके झुके पीछे भागा। गणेश, गोलियां तुमने चलाई हैं? सरासीमा लहजे में पूछा गया। गणेश गरीब जवाब देने की हालत में होता तो बता देता। गणेश, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? इस मरतबा एक और खौफजदा आवाज़ उभरी। मैं इस दौरान झुके झुके वहाँ से दूर हटने लगा। गणेश को गोली लग चुकी है, किसी ने चीखते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने क्लैशनकोफ का फायर खोल दिया था। फिजा मुसलसल फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी थी। मैं बगैर किसी ताखीर के ज़मीन पर लेट गया और इसी हालत में इनसे दूर हटने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर मेरी तरफ से फायरिंग का जवाब ना दिया गया तो वो मेरा ताक़ुब कर सकते थे। मैंने राइफ़ल रुक कर क्लैशनकोफ का कॉकिंग हैंडल खींचकर छोड़ा। इजेक्शन स्लॉट के रिश्ते गोली उड़कर दूर जा गिरी थी। यकीनन राइफ़ल पहले से लोड थी और मेरे कॉकिंग हैंडल खींचने गोली बाहर निकल गई थी, लेकिन वो वक़्त ऐसी बातों पर गौर करने का नहीं था। मैंने सेफ्टी लीवर को सिंगल राउंड फायर करने की हालत में लगाया और 2-3 फायर दाग दिए। इसके साथ ही मैं ज़ोरदार आवाज़ में बोला, अब्दुल्ला, फायर मत करो, इन्हें ज़िंदा पकड़ना है। उसामा, तुम वकास के साथ दाएं तरफ से जाओ। हमज़ा तुम्हारे साथ होगा और हारून, तुम अबू हुरैरा और खालिद के साथ बाएं तरफ से आगे बढ़ो। इतना कहकर मैंने भारी आवाज़ में बनाकर कहा, जी कमांडर, और खुद पीछे मुड़कर झुके झुके अंदाज में भागने लगा। इसके साथ ही मेरे कानों में किसी की घबराई हुई आवाज़ में भागो कहना पड़ चुका था। भागते हुए इन्होंने चंद गोलियां फायर की थी, मगर वो इनकी इज़्तिरारी हरकत थी। तमाम गोलियां बगैर निशाना साधे और किसी हदफ को बगैर ताके बगैर चलाई गई थी। हिंदू इतना बहादुर नहीं है कि रुक कर मुजाहिदीन का मुकाबला कर सकता। मैंने भी जल्दी में होने के बावजूद ऐसे नाम लिए थे जिनसे अमूमन मुजाहिदीन एक दूसरे को पुकारा करते थे, और ये सब सुनते ही इन्होंने तहकीक करने या कुछ सोचने समझने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इन 4 बंदों के भागने से ख़तरा नहीं टला था। मैं इंडिया के हुदूद में दाखिल हो गया था और मुझे यकीन था कि इन्होंने बड़े पैमाने पर फर्जी मुजाहिदीन की तलाशी का काम शुरू कर देना है। खैर, वो बाद की बात है। मैंने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी। फ़िलहाल वहाँ से गायब होना ज़रूरी था। मैं तमाम एहतियात बलाए ताक रख कर सरपट दौड़ने लगा। इस इलाके में मौजूद नाले बतदरीज गहराई में उतरते जाते थे। हल्की हल्की ढलान में मुझे भागने में अगर कोई दिक्कत थी तो बिखरे हुए पत्थरों की वजह से थी। भागते हुए हिंदुओं की इक्का दुक्का की फायरिंग की आवाज़ भी अब मुझ तक आ रही थी। अचानक पूरा इलाका रोशनी में नहा गया था। मैं फ़ौरन ज़मीन पर लेटकर साकिन हो गया था। नाले पर तैनात पोस्ट से किसी ने मार्टर गन से रोशनी का गोला फायर किया था। रोशनी का गोला काफ़ी बुलंदी पर जाकर फटता है। रोशनी के गोले के साथ छोटा सा छतरी नुमा कपड़ा लगा होता है, इसलिए नीचे गिरते वक्त गोला धीमी रफ्तार में नीचे आता है और इस दौरान इसकी रोशनी से काफ़ी दूर तक के इलाके की देखभाल की जा सकती है। गोले की रोशनी ख़त्म होते ही मैं एक बार फिर भाग पड़ा। इस दौरान एक और गोला फायर हुआ। इस वक्त तक मैं झाड़ियों की एक घने झुंड में दाखिल हो गया था। इस मरतबा मैंने रुकने की कोशिश नहीं की और आगे बढ़ता गया। वो नाला आगे जाकर 3 शाखों में बढ़ गया था। मैंने बगैर किसी मंतकी सोच के एक नाले का चुनाव किया और आगे बढ़ गया। वो सोचने का वक्त नहीं था। रोशनी के गोले मुसलसल फायर हो रहे थे। इसके साथ ही इन झाड़ियों के झुंड पर तो उत्तर से गोलियां बरसाई जाने लगी। विक्रस गन से फायर किया जा रहा था। इसकी आवाज़ में अच्छी तरह पहचानता था। और फिर वहाँ 2 इंच मार्टर के गोले भी फायर किए जाने लगे थे। जिन झाड़ियों में से मैं गुजर रहा था वो अलबत्ता 2 इंच मार्टर गन की जद में से बाहर थी, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक इंडियन आर्मी के पास मौजूद 2-2 इंच कतर के मार्टर का ज़्यादा से ज़्यादा रेंज बमुश्किल 350 मीटर था। इसके साथ इनके पास 60 mm मार्टर्स भी मौजूद हैं, जिनका रेंज 1250 मीटर है। इन दोनों मार्टर्स के मार के इलाके से तो मैं निकल आया था, लेकिन 81 mm मार्टर के जिसका रेंज 5 किलोमीटर था, इसकी रेंज में मैं अब भी आ
रहा था, लेकिन इतनी अकल तो बहरहाल इनमें भी मौजूद थी कि 81 mm मार्टर के गोले वो अपने इलाके में फायर नहीं कर सकते थे। ज़रा सी बेहतियाती से खुद इनकी कोई अपनी पोस्ट भी फायर की जद में आ सकती थी। क़ारीन की मालूमात के लिए बताता चलूँ कि यहाँ मैंने इंडियन मार्टरों की रेंज वगैरह लिखी है। पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद इन्हीं नामों के मार्टरों की रेंज बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था। वो छोटी मार्टरों से अपनी पोस्ट के करीब मौजूद झाड़ियों ही में मार्टर वक्रस का फायर करते रहे। दूर और नज़दीक के इलाके में भी रोशनी के गोले फायर होना शुरू हो गए थे। यकीनन वायरलेस सेट से वो अपनी दूसरी पोस्टों तक ये खबर पहुंचा रहे थे, या ये भी हो सकता था कि वो अपनी एक पोस्ट से फायर होता देखकर दूसरों ने हिफ़्ज़ मुक़द्दम के तौर पर रोशनी के गोले फायर करना शुरू कर दिए हों। बहरहाल कुछ भी हो सकता था। ये भी बात यकीनी थी कि मैं बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन इसके साथ ये भी इस बात में भी कोई शक नहीं था कि मैं इतनी आसानी से हथियार डालने वालों में से नहीं था। मैं झाड़ियों के जंगल से बाहर आ चुका था। अब दौड़ने के बजाय मैंने तेज़ कदमों से चलना शुरू कर दिया। मेरा सांस धोंकने की तरह चल रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे मेरे फेफड़े मुंह के रास्ते बाहर आ गिरेंगे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरी ये हालत हो रही थी। मैंने लम्हा भर ठहर कर अपनी सांस को काबू में किया और फिर चल पड़ा। वक्फे से फायरिंग की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। मेरा अंदाज़ा था कि जल्द ही इन्होंने इलाके की तलाशी के लिए अपनी बाल्टियाँ निकाल देना थी। इस वक्त तक मैं इस इलाके से जितना दूर निकल जाता इतना ही बेहतर था। अचानक मुझसे चंद सौ गज़ आगे रोशनी का गोला फायर हुआ। बगैर किसी शुबे वो 81 mm मार्टर का गोला ही था, क्योंकि ये इसी से पहले फायर होने वाले गोलों से हुजम में भी बड़ा था और इसकी रोशनी भी ज़्यादा थी। मैं फ़ौरन नीचे लेटकर साकिन हो गया। इसकी रोशनी में दूर दूर तक किसी भी चीज़ की हरकत को देखा जा सकता था। नीचे लेटकर मैं भी इस गोले की रोशनी से मुस्तफ़ीद होने लगा। हद निगाह तक नज़र आने वाले इलाके का मैंने अच्छी तरह जायज़ा ले लिया था। दूसरे गोले के फायर होने से पहले मैं उठकर आगे बढ़ गया। आगे वो नाला मज़ीद 2 हिस्सों में मुनक़्सम हो गया था। जिस सिमत पोस्ट मौजूद थी, मैं इसी सिमत सफ़र कर रहा था। दूसरे नाले में लाज़मन आगे जाकर दूसरी पोस्ट में हो जाना थी और नामालूम वहाँ से इसका फ़ासला कितना होता, जबकि इस पोस्ट के इलाके को अबूर करने के बाद आगे चंद किलोमीटर तक मैं दूसरी पोस्ट के दर्दे सर से बच सकता था। पोस्ट चूँकि 200 गज़ दूर ढलान पर वाक़या थी, इसलिए मैं पत्थरों की आड़ लेकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। पोस्ट और मेरे दरमियान किसी बड़ी चट्टान आने की सूरत में मैं वो फासला भाग कर तय करता और इसके बरक्स होने की सूरत में ज़मीन पर लेट कर रेंगने लगता। अचानक क्लाशन को गरजी गोलियों की बौछार इसी सिमत आई थी जहां मैं मौजूद था। बिला शक व शब्बे दीदा हालात में मेरी हरकत नज़र आ गई थी। अब इस सिमत सफ़र जारी रखना बेवकूफ़ी थी। मैं फ़ौरन 25-30 गज़ दूर नाला मोड़ की तरफ बढ़ा, लेकिन ज़मीन से उठने की गलती मैंने नहीं की थी। चंद कदम दूर पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान मौजूद थी। इसकी आड़ लेकर मैं इस नाले में घुस सकता था, जिसमें दाखिल होना मैंने पहले नामुनासिब समझा। चट्टान की आड़ मुयस्सर आते ही मैं सरपट भागा। इस वक्त रोशनी का गोला फायर हुआ, लेकिन रोशनी फैलते तक मैं दूसरे नाले में मुड़कर ओझल हो गया था। अब मैंने फिर भागना शुरू कर दिया था। मोड़ के सिरे की तरफ मुझे मुसलसल फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती रही। मैं चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़ता रहा। इस जगह नज़र आने का इम्कान बहुत ही मुश्किल था। दुश्मन मेरे सफ़र की सिमत को भी जान चुका था। इसके साथ मैं कितना सफ़र कर चुका था ये भी इसे मालूम हो चुका था। हो सकता है इन्हें मेरे अकेला होने के बारे में भी मालूम हो गया हो, क्योंकि जिस आखिरी पोस्ट के करीब मेरी हरकत देखी गई थी, लाजमन इन्हें सिर्फ एक आदमी ही नज़र आया होगा। गो ये हतमी बात नहीं थी। वो ये भी सोच सकते थे कि वो फ़र्जी मुजाहिदीन मुख्तलिफ़ सिमतों में फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं। कदमों की रफ्तार से ज़्यादा मेरी सोचें मुख्तलिफ़ किस्म के मफरूज़ों में उलझी हुई थी। पाँव जल्द इस जगह से दूर होने में मेरी मदद कर रहे थे और दिमाग कोई बेहतर हल सोचने में मुसलसल सरगर्दा था। मोड़ से थोड़ा दूर आने पर घनी झाड़ियाँ और दरख्त शुरू हो गए थे। दरख्तों की वजह से चांद की रोशनी भी कारआमद नहीं रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मैं टॉर्च को जलाने का ख़तरा भी मोल नहीं ले सकता था। टॉर्च की रोशनी में बहुत दूर से नज़र आ जाती है और ऐसी हालत में कि दुश्मन मेरी मौजूदगी से बाखबर था। टॉर्च रोशन करना आ बैल मुझे मार की कहावत का अमली सबूत देना था। मैं ठोकरें खाता झाड़ियों से उलझता आगे बढ़ता रहा। रुकने का ख़तरा मैं किसी सूरत मोल नहीं ले सकता था। मुझे इल्म था कि पहली सुबह रोशनी के साथ ही ये सारा इलाका इंडियन आर्मी ने घेर लेना था। ऐसा करना इनके लिए इसलिए भी आसान था कि वहाँ चारों तरफ इनकी पोस्टें फैली हुई थी। अपनी पोस्टों की आधी नफरी ही नीचे नालों में तैनात करने से वो आने जाने के ज़्यादातर रास्ते बंद कर सकते थे।
और ऐसा होने की सूरत में मैं लंबे अरसे के लिए महबूस हो सकता था। मेरे पास इतना ज़्यादा राशन मौजूद नहीं था कि मैं ज़्यादा वक्त किसी पोशीदा मुकाम पर गुजार सकता। यूँ भी सर्दी की वजह से रज़ाई के बगैर रात गुजारना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन ज़रूर था। वो ऐसा भी इसलिए था कि मेरे पास मौजूद गर्म कपड़े मौजूद थे, वरना इस सर्दी में रात गुजारना इसराइल से मुआनका करने के मुतरादिफ था। इन्हीं सोचे में उलझा मैं लंबे लंबे कदम उठाता आगे रवाना था। इस नाले में ना तो कोई मोड़ आया था और ना कहीं नाले की जैली शाख मुँह नज़र आई थी। दोनों अतराफ की चढ़ाइयाँ भी काफ़ी दुशवार थीं और रात की वजह से तो वो चढ़ाइयाँ और भी ज़्यादा सख्त और दुशवार गुजार नज़र आ रही थी।